तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Good evening everyone. Welcome to No Frills Academy. So today is the first class of our demo lecture series in which we are going to pick up the topic physical geography. आज ये जो हमारी डेमो क्लास की पहली क्लास है, इसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे. And in this physical geography lecture 1, we are going to talk about basics of latitudes, longitudes and heat zones. अब जो ये longitudes है, ये हम सेकेंड वीडियो में समझेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स की बात करेंगे. उस बेसिक्स की मदद से हम लोग लैटिट्यूड्स को समझेंगे और हीट जोन्स क्या होते हैं उसको समझेंगे. सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट इन दिस वीडियो this is our prime motto to understand about basics, latitudes and heat zones. Now we are starting our written batch from 2nd of January. 2 जनवरी से हमारा रिटन बैच लॉन्च हो रहा है. इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी. दिस इज अ 3 months कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ये 3 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें ना सिर्फ आपकी इंग्लिश, ना सिर्फ मैथमेटिक्स, बल्कि जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे. सो आई होप कि ये डेमो क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा whether this written batch would be helpful to you or not. So let's proceed now. This is about me. I am Abhijit Singh Arora, and as it's mentioned that I have cracked CDS written exam 5 times, CAPF 1 time and FCAT 1 time, and you guys can read about me. So let's not waste our time and let's proceed further. हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो ये स्फीयर, जो हमारी पृथ्वी है जिसकी जियोइड शेप है, उसमें ये हेमिस्फीयर क्या होता है. बिल्कुल बेसिक्स हम एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे सो दैट दोज स्टूडेंट्स हु आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, आप में से वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम है, उनको भी समझ में आने लगे कि ये हेमिस्फीयर क्या है. बाय द वे गाइस, ये मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है, ये डेमो क्लासेस हैं. तो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी क्या होती है, फिर ज्योग्राफी के भी अलग अलग डोमेन्स होते हैं जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर सोशल ज्योग्राफी. ये जो सारे पार्ट्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमारा जो मेन कोर्स स्टार्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा. अभी तो सिर्फ हमने ये टॉपिक पिक कर लिया, एक बेसिक टॉपिक कि हेमिस्फीयर क्या होता है, फिर लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और हीट बजट, बेसिकली ये जो हीट जोन है वो क्या है, तो हम उसके बारे में हम समझेंगे. ऑलराइट, सो एज यू गाइस कैन सी, दिस इज अवर अर्थ. ये हमारी अर्थ है. इट इज स्फीयर इन शेप, ये स्फीयर की शेप में है. बीच में से जो एक इमेजिनरी लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये इक्वेटर है. इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड. ये बात अभी हम आगे करेंगे. अभी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी बातें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं. ओके, so this is how the earth rotates. It rotates from west to east. हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. इसीलिए हम लोगों को ऐसा अज्यूम होता है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में वो सेट डाउन हो जाता है. ऑलराइट, नाउ दिस पिक्चर विल मेक थिंग्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये पिक्चर देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. जैसे ये हमारी पूरी अर्थ है, इसको अगर मैं बीच से 2 पार्ट में तोड़ दूं तो ये जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है इसको मैं एक हेमिस्फीयर बोलूंगा, क्योंकि ये पूरा एक स्फीयर है. स्फीयर को जब मैं हाफ कर रहा हूं तो वो हेमी हो गया. हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ. सिमिलरली नीचे को हाफ कर दूंगा तो ये भी हेमी हो जाएगा. तो ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि गाइस ये जैसे हमारी अर्थ है, इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड दिस अर्थ इनटू 4 पार्ट्स, ऊपर की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ को डिस्प्ले करती है, नीचे की डायरेक्शन साउथ को, ये इस तरफ की डायरेक्शन ये है ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ये जो डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करती हैं. क्योंकि मैंने अभी ऊपर के हाफ पार्ट को कट किया है तो ये हो गया नॉर्थ, और स्फीयर का ये हाफ पार्ट था इसलिए हो गया हेमिस्फीयर. इसलिए ये है नदर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर. इसमें मैंने कंट्रीज भी स्पेसिफाई कर दी हैं, इवन आई शुड से कॉन्टिनेंट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं कौन से किस हेमिस्फीयर में आते हैं. जैसे आपको एशिया दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका का एक मेजर पार्ट दिखाई दे रहा होगा,
यूरोप दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा पार्ट साउथ अमेरिका का भी दिखाई दे रहा होगा. सो दीज ऑल कॉन्टिनेंट्स आर अ पार्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका लाइज कंप्लीटली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो लाइज कंप्लीटली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर. एशिया का थोड़ा सा पार्ट, अफ्रीका का नीचे का थोड़ा सा पार्ट और साउथ अमेरिका का एक मेजर पार्ट ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. ऑलराइट. सो जैसे हमने हमारे इस अर्थ को नॉर्थ और साउथ में, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था, हम फ्यूचर की वीडियो में एक और इमेजिनरी लाइन के बारे में बात करेंगे. अभी तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इसको इक्वेटर की एक इमेजिनरी लाइन के बेसिस पे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था. सिमिलरली एक प्राइम मेरिडियन होता है. ये क्या होता है, क्यों होता है, इसी लाइन को प्राइम मेरिडियन क्यों बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम आगे जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आपको सब समझ में आता जाएगा. ऑलराइट. So now this will also make things very much clear to all of you that let's say this is an imaginary equator line. So the north part of it becomes northern hemisphere. ये पूरा northern hemisphere बन गया. The south of it, the south of equator, this completely becomes southern hemisphere. उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा नॉर्थ है, इसके इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है. Alright. So this becomes western hemisphere and this becomes ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ऑलराइट. सो अब एक ये मैं स्फीयर की बात करूं तो या तो मैं इसको ऐसे दो पार्ट में, दो स्फीयर में डिवाइड कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे टॉप टू बॉटम ये दो पार्ट हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकता हूं. होप दिस मेक्स सेंस. दिस इज वेरी इजी. ऑलराइट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या है. लैटिट्यूड्स को भी समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं. आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ऐसा एक ग्राफ तो देखा ही होगा. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन योर बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? नाउ बाय ड्राइंग सच एक्स एंड वाई एक्सिस इट बिकम्स इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. मान लो मैं इमेजिन करता हूं कि ये एक पॉइंट है. अब इस पूरे ग्राफ में अगर हमको इसकी लोकेशन स्पेसिफाई करनी है, हम कैसे बताएंगे कि इसका एड्रेस क्या है? जैसे आपका एड्रेस होगा, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में किसी कॉलोनी में रहते होंगे, या आप में से कोई दिल्ली में करोल बाग में रहता होगा, या फिर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में रहता होगा, या फिर कोई भोपाल में मान लीजिए कोहे फिजा लोकेशन पे रहता होगा. तो आप लोग अपने हाउस का नंबर मेंशन करेंगे, हाउस नंबर 20A/20. इससे हमको आपका एड्रेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी. जैसे जो पोस्टमैन है वो आपके घर में कोई भी लेटर लेके आते हैं, तो आपका जब तक पूरा एड्रेस मेंशन नहीं होगा आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती है. इन द सेम वे लेट्स से इस ग्राफ के ऊपर अगर मुझे इस डॉट की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो मैं करस्पॉन्डिंग इसकी वाई एक्सिस से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और एक्स एक्सिस से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा. सो आई विल से that the location of this point is 4,4. इसमें इसको हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं. ये हमारी x एक्सिस की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो राइट साइड में लिखा है ये y एक्सिस की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे हमको दो साइड की जरूरत है, दो एक्सिस की जरूरत है किसी भी एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता लगाने में, इन द सेम वे अगर हम लोग ग्लोब की भी बात करें, जैसे हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो हमको एक्स एक्सिस की भी एक लोकेशन पता होनी चाहिए और वाई एक्सिस की भी पता होनी चाहिए. तो हम अगर इस अर्थ को ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस में अगर हम डिवाइड कर दें, सिमिल यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, इट विल मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. अगर मैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दूं, सिमिलरली इमेजिनरी अगर मैं वर्टिकल लाइंस भी बना दूं, तो फिर मेरे लिए इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना हमारे ग्लोब पे इजी हो जाएगा. आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू. जैसे ये एक और आप एग्जांपल लीजिए. अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये ट्रैक्टर की क्या लोकेशन है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसकी लोकेशन हो जाएगी 3,6, राइट. अब अगर एक ये छोटा सा फॉरेस्ट इमेजिन कर लेते हैं, इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी तो ये एक्स एक्सिस से 7 और वाई एक्सिस से 3. सो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी. तो इस तरीके से हम लोग इस ग्लोब पर भी किसी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये कुछ
इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं जो हमारी एक्स एक्सिस को की तरह हमारी हेल्प करेगी एक हमको सेगमेंट देने के लिए। जैसे अगर हमको किसी लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से एक यहां की रेफरेंस वैल्यू होनी चाहिए और एक यहां की। ये जो वाई वाली वैल्यू है ये हमारी यूज होगी लॉन्गिट्यूड में, और ये एक्स वाली जो है ये हम यूज करेंगे लैटिट्यूड में। तो जैसे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिमिलरली अर्थ में हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली है। तो आज हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल लाइंस पर फोकस करेंगे। अब एक और चीज आपको दिख रही होगी, ये जो एक इमेजिनरी लाइन है सबसे बड़ी वाली, ये है इक्वेटर। इसके ऊपर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है जिसको हम लोग ये टॉप मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। अब ये सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। एक ये कि यहां पर एन लिखा हुआ है, यहां पर एस लिखा हुआ है, तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हम नदर्न हेमिस्फीयर इमेजिन करते हैं या हमने डिफाइन किया हुआ है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है हम लोग, क्योंकि ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो इक्वेटर के ऊपर जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हम बनाएंगे सब में हम एन स्पेसिफाई कर देंगे, और इक्वेटर के नीचे जितनी भी लाइंस होंगी उसमें हम एस स्पेसिफाई कर देंगे। मतलब लेट्स से इफ दिस इज अर्थ, ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ होगा, 20 डिग्री नॉर्थ होगा, 30 डिग्री नॉर्थ होगा, ये अप टू 90 डिग्री नॉर्थ जाएगा। अब 90 डिग्री ही क्यों जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली साउथ में हम जाएंगे तो 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, ऐसे करते करते ये 90 डिग्री साउथ तक जाएगा। तो नॉर्थ क्यों यूज किया, साउथ क्यों यूज किया, ये तो समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं 20, 40, 60 ये कैसे आती है। ऑलराइट, सो ये एक इमेजिनरी इक्वेटर है। लेट्स से इस पॉइंट की जो रेड पॉइंट दिख रहा है इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब क्या होता है, हम इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से इमेजिन करते हैं। कहां से इमेजिन करते हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। किसी भी पॉइंट की अगर हमको लैटिट्यूडनल वैल्यू निकालनी है तो उस पॉइंट को हम लोग अर्थ के सेंटर से, इक्वेटर से नहीं, उसके सेंटर से इमेजिन करेंगे, और जो अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का जो एंगल बनेगा यही कहलाता है लैटिट्यूड। अब लेट्स से मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। उसके साथ हम नॉर्थ मेंशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। अगर ये ऐसे ही नीचे होता और 60 डिग्री एंगल बनाता तो हम कहते 60 डिग्री साउथ। अब इसी पॉइंट को लेकर हम लोग ना एक इमेजिनरी लाइन इस पूरी धरती के चारों तरफ से बना देते हैं, और यही लैटिट्यूड फिर कहलाता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूडनल लाइन। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली अगर मैं इस 60 डिग्री नॉर्थ से एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये पूरा सर्कल होता है, लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स, ओके, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ये जितने भी लैटिट्यूडनल सर्कल्स बन रहे हैं ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ऑल ऑफ दीज लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑलराइट, सो दिस एंगल जिसकी मैं बात कर रहा था ये इस पॉइंट का लैटिट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट की भी मैं बात करूं तो इसका भी एक लैटिट्यूड होगा। ये तीनों पॉइंट, जैसे एक ही आप लोगों को कोण दिख रहा होगा, ये तीनों एक ही लाइन पर, इसमें ये इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की या फिर इस पॉइंट की, ये सभी एक ही हाइट पर प्रेजेंट है इस कोण के ऊपर। इसी तरह से ये जो तीनों पॉइंट हैं ये अर्थ का एक सर्कल लगा के इन तीनों पॉइंट्स का 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये तीनों का एक ही लैटिट्यूड की वैल्यू होगी। ऑलराइट, अब जैसे सपोज ये अर्थ का सेंटर है, अब या तो ये अर्थ के हम सामने की बात कर रहे हैं या पीछे। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया है, इस स्फीयर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, तो अभी ये जो आपको आगे दिख रहा है अब ये इस तरफ आ गया, और इसी के जस्ट पीछे जो अर्थ के पीछे की जगह होगी उसको हम ये इमेजिन कर लेते हैं। फिर से ये हमारा इक्वेटर होगा, इक्वेटर से फिर से हम एक एंगल बनाएंगे, ये एंगल फिर से 60 डिग्री वैल्यू बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग लैटिट्यूड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कहने का यही मतलब था, ये तीनों पॉइंट का लैटिट्यूड सेम होगा।
अब यहां पे आप लोगों के लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ये देखिए, अब अर्थ के सेंटर से ये 0 डिग्री बना रहा है, तो अर्थ का जो इक्वेटर है इसीलिए उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। उसमें नॉर्थ या साउथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वेटर के जब हम ऊपर जाएंगे तब वो नॉर्थ होगा, नीचे जाएंगे तब वो साउथ होगा। थोड़ा ऊपर गए तो 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते आप लोग खुद ही देखो, हम अगर 90 डिग्री, आप लोगों ने प्रोटेक्टर सभी ने यूज किया होगा, हम लोग 90 डिग्री ऊपर चले जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल हो गया। 90 डिग्री नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। अब आप बोलोगे हम 90 से ज्यादा 100 डिग्री ले लेते हैं। 100 डिग्री आप कैसे लोगे? आप या तो इस तरफ से कैलकुलेट करोगे, इधर से भी करोगे तो 15, 30, 45, 75 इधर से करते हुए वो 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 45 की बात करूं, इस 45 की बात करूं, ये दोनों तो एक ही लाइन पे है ना। सिमिलरली ये 30 डिग्री भी तो अर्थ का सर्कल बनाकर एक ही लाइन है ये पूरी। तो इसके लिए अलग अलग वैल्यूज कैसे हो सकती है? ऑलराइट, सो मैक्सिमम लैटिट्यूड की वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, या तो 90 डिग्री नॉर्थ होगी या तो 90 डिग्री साउथ होगी। ये सारी आपको जो इमेजिनरी लाइंस दिख रही हैं ये सर्कल्स हैं। अर्थ को के ये जो इक्वेटर है इसको हम लोग ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है। अब ये जितने भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, इसमें से अगर मैं नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की बात करूं तो ये सिर्फ डॉट्स होते हैं, ये सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्चुअली में सर्कल नहीं है, वो सिर्फ डॉट्स हैं। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कुछ इंफॉर्मेशन भी आपके लिए मैंने मेंशन कर दी है, जैसे लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है, अभी हमने देखा ये एक एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी प्लेस का। हम लोग इक्वेटर के सेंटर से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइंस है, ये जितनी भी हमने लाइंस देखी थी अर्थ पर, ये सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट सर्कमफ्रेंस होता है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर का सबसे ज्यादा सर्कमफ्रेंस होगा, राइट, तो इक्वेटर सबसे बड़ा होगा। ये सभी एक दूसरे से पैरेलल होती है। जितने भी आपको लैटिट्यूडनल लाइंस दिख रही है ये सभी एक दूसरे से पैरेलल होती है। दैट मींस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री इक्वेटर, फिर मैं 1 डिग्री नॉर्थ बोलूं, 2 डिग्री नॉर्थ बोलूं, या 1 डिग्री साउथ बोलूं, या अगर मैं सिर्फ 1 डिग्री ऊपर बढ़ने की कोशिश करता हूं, सो 0 से 1 डिग्री में 111 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो जाता है। ऑब्वियसली हमारी अर्थ काफी बड़ी है, तो अगर मैं नॉर्थ में जाऊं, 1 डिग्री ऊपर जाऊं या 1 डिग्री नीचे जाऊं, तो 111 किलोमीटर्स एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी कि हम नॉर्थ में 111 किलोमीटर जाएंगे तो हमने 1 डिग्री नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया है। होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस स्लाइड को देख लें। इसमें कंट्रीज के नाम स्पेसिफाइड हैं जिससे इक्वेटर पास होता है। तो आप इसको 4-5 बार रीड करिए, पॉज करने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ऊपर की लाइन है, ये हम आगे की वीडियोस में और क्लियरली समझेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रॉपिक वर्ड का ही मतलब नहीं मालूम होगा। ट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, घूम जाना। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, हम सब आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी कई कंट्रीज पास होती है, जैसे मैक्सिको, बहामास, मॉरिशना, अर्जिया, ये सारी कंट्रीज के नाम आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहां तक आपको वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख के ऑब्जर्व करना है ताकि आपको याद हो जाए। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इक्वेटर में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पास और डज पास, तो आपको वो याद होना चाहिए। ऑलराइट, अब बेसिक में एक हीट जोन की बात कर लेता हूं। लेट्स इमेजिन ये सन है, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये सन है। अगर हमारी जो अर्थ है वो एक फ्लैट सरफेस होती, अगर वो एक चपटा सरफेस होती, ऐसी होती, तो नॉर्थ पोल पे, इक्वेटर पे और साउथ पोल पे बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट आती। मतलब नॉर्थ पोल पे, इक्वेटर पे और साउथ पोल पर हम सन से इक्वी डिस्टेंट रहते, हम सन से बराबर दूरी पर रहते और बराबर इंटेंसिटी में लाइट हमको मिलती। बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं है। रियलिटी में अर्थ इज अ स्फीयर। बिकॉज अर्थ एक स्फीयर है तो इक्वेटर पर जल्दी लाइट पहुंच जाती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर मैं ये साउथ पोल के इस डिस्टेंस को कंपेयर करूं इक्वेटर की तुलना में, तो इक्वेटर में कम डिस्टेंस है, वी हैव लेस डिस्टेंस हियर फ्रॉम दी सन, यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेटर पर जो लाइट आएगी
वो जल्दी पहुंचेगी और यहां पर ज्यादा गर्मी होगी हमारी इक्वेटर और ये बाकी रीजन्स के कंपेयर्ड में. ऑलराइट. So as I already told you that not every point on the earth is equidistant from the sun. अब अगर मैं एक ये टॉर्च का एग्जांपल भी आपकी एनसीईआरटी से मैंने एग्जांपल लिया है, अगर हम सीधी टॉर्च मारेंगे तो यहां पर ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, यहां पे ज्यादा हीट जनरेट होगी. लेकिन अगर इस बोर्ड को मैं स्लांट कर दूं, इसको मैं टेढ़ा कर दूं और इस पर लाइट पड़ेगी टॉर्च की, तो उतनी हीट नहीं आपको फील होगी. इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक कैंडल ले लें, ये इमेजिन कीजिए एक कैंडल है, कैंडल के जस्ट ऊपर आप अपने हाथ को रखिए तो आपको एकदम से आपका हाथ जल जाएगा. लेकिन अगर आप अपने हाथ को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट रेस पड़ेंगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारी अर्थ पे भी होता है. सबसे पहले तो सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक करती है इक्वेटर पे, इसलिए यहां ज्यादा हीट होती है. फिर स्लांटेड रेज हमारी जैसे जैसे हम अर्थ से दूर ऊपर जाते हैं नदन और सदर्न साइड में, तो वो स्लांट होती जाती है. तो इसीलिए वहां पर उतनी गर्मी हमें नहीं महसूस होती है. यानी कि आप या यूएसए चले जाएंगे ऊपर या यूरोप में चले जाएंगे तो वहां पे टेम्परेट रीजन होता है, ठंडा थोड़ा सा रीजन होता है. फिर आप पोल्स के पास जाएंगे, वहां और बर्फ जम रही होती है, वहां बहुत ठंड होती है. लेकिन इक्वेटर के पास के रीजन्स में बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि सन रेज डायरेक्टली स्ट्राइक करती है. होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट. इसीलिए क्योंकि लेट्स से ये सन है, इसकी डायरेक्ट रेज हमारे इक्वेटर के आसपास के रीजन में जा रही है, तो ये जो रीजन है इसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं. यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है. उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर मैं ले लूं और 23.5 डिग्री साउथ. अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने 23.5 ही क्यों लिया, 25 क्यों नहीं लिया, 30 क्यों नहीं लिया, वो आगे की क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा. ये बहुत साइंटिफिक रीजन है इन वैल्यूज को लेने का. ये आपको ना ही एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा ना ही किसी बुक में मिलेगा. ये रीजन मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसको आप इतना ही समझ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो मैक्सिमम पॉइंट है जब सन आपके ओवरहेड जाएगा. इसके बाद ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है जब सन आपके ओवरहेड, वो सिर्फ आपको स्लांट रेज ही देगा. तो ये जो टेम्परेट एरिया है जहां पर थोड़ी ठंडी पड़ती है, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इसको टेम्परेट जोन कहते हैं. और ऊपर जहां पर बहुत ठंड पड़ती है इसको हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं. ठीक है, ये जो आपको ऊपर आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल दिख रहा हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अभी आप लोग इतना देख सकते हैं कि ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में है, फिर ये आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में है, एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में. होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो जैसे ही मैं बात कर रहा था, ये हमारे ट्रॉपिक्स हो गए, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया हो गया, फिर ये टेम्परेट एरिया हो गया, ये पोलार जोन हो गए, ऑलराइट, जिसको हम लोग फ्रिजिड जोन भी कहते हैं. ओके. नाउ अगर आप लोग ये जो वीडियो आपने अभी देखा इसको आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो ग्लोब के ऊपर दिया हुआ है उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के बारे में दिया. आप लोग अभी सिर्फ लैटिट्यूड पढ़ सकते हैं. लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब आप उससे रीड कर सकते हैं. वर्ड एटलस भी आप ओपन कर सकते हैं, उसमें से लैटिट्यूड्स में से जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो जो कंट्रीज पास हो रही है उसको आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक और बुक आती है जीसी लियोंग, उसमें भी आप लोग चैप्टर 1 से थोड़ा सा लैटिट्यूड के बारे में पढ़ सकते हैं. ये इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आपका मन हो तो. अब हम कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऑलराइट गाइस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम एमसीक्यू क्वेश्चंस. वो सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें. लाइक का बटन होगा उसको प्रेस कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है. अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं अगले वीडियो से अपनी स्पीड स्लो कर दूंगा. अभी हमको लिमिटेड टाइम के लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन जब हम लाइव क्लासेस में जनवरी से पढ़ेंगे तो हम आराम से एक एक टॉपिक को समझ के पढ़ेंगे. आप जो डाउट्स पूछते रहेंगे उन डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं और फिर अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. फिर आप लोग इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही था कि नहीं. Latitude is the angular distance of a point of the Earth's surface north or south of the equator as measured from the Tropic of Cancer or Capricorn, equator, center of the Earth और poles. I hope आप लोगों ने अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया होगा. सो इसका राइट आंसर है सेंटर ऑफ द अर्थ. आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ द अर्थ से हम किसी भी प्लेस का जो भी हम
एंगल निकालते हैं, जैसे मान लो ये एंगल आया 45 डिग्री, तो ये इस प्लेस का लैटिट्यूड हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ। ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ से हम जो एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ऑब्वियसली ये इक्वेटर पे ही लाई करेगा सेंटर, सो द करेक्ट आंसर इज सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑलराइट, ओके, this is the next question. You guys can pause the video and then write your answer in the comment section, then you can resume the video. Okay, so the right answer is Tropic of Capricorn. अब इसमें पूछा था कि कौन से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री हो गया नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो 23.5 डिग्री साउथ है, this what you guys can see over here in the southern hemisphere, this is tropic of capricorn. so southern hemisphere में इक्वेटर के नीचे की चीज हमारी southern hemisphere में है। आर्कटिक सर्कल, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, उसके बाद आर्कटिक पोल, तो ये पोल हो गया डॉट, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों चीजें ही नदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। This is the third question. You guys can pause the video and then write your answer in the comment section. All right. So the right answer is Colombia, Kenya and Indonesia. इसमें पूछा था कि इक्वेटर में से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है। अब आप लोगों में से अगर कोई कंफ्यूज है तो आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, तो आप लोग इससे मैच कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास हो रही है और कौन सी नहीं। सो दिस विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे और आगे हम एक एक करके, जो आपको एक शेड्यूल मिल गया होगा, आपने अगर इंस्टाग्राम पे भी हमारी पोस्ट देखी होगी तो आपको शेड्यूल हमारा पता चल गया होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू नो फ्रिल्स अकेडमी इफ यू हैव नॉट डन सो। तो मिलते हैं हम लोग अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।